अस्सलाम, दिस मां शकील एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल द लर्निंग ट्री। ये मेरा फिज़िक्स का लेक्चर है जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स को करवा रहा था। प्रीवियसली मैंने चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर मैंने जो है वो सेट्स न्यूमेरिकल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3। इन सेट नंबर 1 आई विल डिस्कस दी इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसके अंदर मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या होता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। इन माई सेट नंबर 2 आई विल डिस्कस दी ओम्स लॉ एंड जो भी ओम्स लॉ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, दैट इज़ रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो हम सेट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। एंड इन द लास्ट सेट दैट इज़ जो कि इंपॉर्टेंट सेट नहीं होता लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उस सेट से भी, जिसके अंदर हम जो है वो रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई रेजिस्टेंस किस किस तरह से कंबाइन होकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना सकता है। तो हम पहले सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। बिफोर स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ डिस्कशन कर दूं अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेट्स सपोज वी हैव इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिसके अंदर आपके पास एक बैटरी होती है, ठीक है। बैटरी से एक रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट होता है, ठीक है भाई। या फिर भाई रेजिस्टेंस है जिसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अच्छा, होता एक्चुअली क्या है, जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर भी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है जो कि बहुत ही स्मॉल होती है, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मतलब लेट्स सपोज अगर ये बैटरी है तो बैटरी के अंदर भी अपनी एक रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस ये वाला है उसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन आया है इसको हम बोलते हैं बैटरी। ये बैटरी हमारी, ठीक है, ये आपकी बैटरी है। यहाँ पे आपके पास स्मॉल आर, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब हम थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ लिख दूँ मैं ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, ईएमएफ क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। अच्छा, ईएमएफ को बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि भाई एक फ़ोर्स है। नहीं, ये फोर्स नहीं है। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती तो इसका यूनिट न्यूटन होता। हालांकि इसका यूनिट न्यूटन नहीं होता, इसका जो है वो यूनिट वोल्टेज ही होता है, वी ही होता है, वोल्ट ही होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक वोल्टेज ही होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम फोर्स क्यों कहते हैं। अच्छा, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि बैटरी जो है वो करंट प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब अमूमन लोग ये कहते हैं भाई जो बैटरी होती है इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ करंट। नो, बैटरी इज़ जस्ट यूज टू डिलीवर अ करंट। मतलब वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट को फ्लो करवाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे बैटरी को आपसे पूछे कि बैटरी का मेन वर्किंग क्या होती है, तो बैटरी ये करती है कि बैटरी जो है वो करंट को एक पॉजिटिव साइन से फ्लो करवाती है नेगेटिव साइन तक। तो ये फ्लो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए यूज़ होता है बैटरी, नॉट यूज टू प्रोड्यूस करंट। पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है, अब होता एक्चुअली क्या है, मुझे क्या करना है, करंट को फ्लो करवाना है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो करंट फ्लो करवाने के लिए आपको उस पर कोई ना कोई फोर्स धक्का लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ विदाउट फोर्स ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। हमें कोई ना कोई प्रेशर, कोई ना कोई मतलब ऐसी एनर्जी यूज़ करनी होती है कि भाई वो उस चीज़ को फ्लो करवा दे, करंट को, ठीक है। तो वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाए फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है बात, कि वो फोर्स जो करंट को पुश करे कि भाई आप जो है यहाँ से फ्लो करो और ऊपर रेजिस्टेंस पे जाओ, ठीक है, वो फोर्स क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। अब सवाल ये पता होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तो एक डिफरेंस सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं मार्केट जाता हूँ और मैं मार्केट से सेल लेके आता हूँ, ये बैटरी लेके आता हूँ, और वो बैटरी जो है लेट सपोज लेट से 12 वोल्ट की है, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वो बैटरी 12 वोल्ट की है तो क्या वो 12 वोल्ट पूरी ट्रांसफ़र कर रहा होता है आपके पास रेजिस्टेंस को? नहीं, ऐसा नहीं होता।
वो कोई ना कोई लॉस कर रहा होता है वोल्टेज के अंदर, ठीक है। वो सारे की सारी यूज़ नहीं हो रही होती, देयर इज़ सम लॉसेस, देयर आर सम लॉसेस, ठीक है। तो जो आइडियल वोल्टेज होता है, जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है किसी बैटरी का, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। मतलब लेट सपोज अगर मैं 12 वोल्ट की बैटरी लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब है इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो 12 वोल्ट है, ठीक है। अब होता एक्चुअली क्या है, मेरे पास बैटरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ई, लेट सपोज बैटरी की अपनी वोल्टेज होती है, समझ में आ गया कि वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, ठीक है। अब करंट निकलेगा यहाँ से करंट निकलना स्टार्ट होगा, फ्लो कर रहेंगे करंट यहाँ आया, फिर करंट जो है वो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इस रेजिस्टेंस के अंदर गया, फिर वापस से करंट फ्लो करके यहाँ आया, ठीक है। मतलब लेट समझिएगा बात को, लेट सपोज यहाँ पे वोल्टेज थी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब वो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अंदर आई, रेजिस्टेंस का मेन पर्पस क्या होता है? रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, सही है। मतलब रेजिस्टेंस की ये हम समझ लें कि रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने में। तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस, जब वोल्टेज यहाँ तक पहुँचेगा तो अंदर बैटरी के अंदर ही उसको सम रेजिस्टेंस फील होगी, मतलब इस जगह पे उसको कोई रेजिस्टेंस फील होगी। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा वोल्टेज में। क्या होगा? लॉस होगा वोल्टेज में। और फिर करंट वोल्टेज ऊपर जाएगा, जो यहाँ पहुँचेगा इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज पहुँचेगा लॉस होने के बाद, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल वोल्टेज। तो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर बैटरी 12 वोल्ट की थी तो वो 12 वोल्ट यहाँ नहीं जाएगा, देयर आर सम लॉसेस, उस लॉस को बोलते हैं वी लॉस, वोल्टेज लॉस, ठीक है भाई। तो मुझे समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसके अंदर से अगर मैं कुछ वोल्टेज को लॉस करवा दूंगा तो जो एंड में टर्मिनल वोल्टेज पहुंचेगा इस रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस पे, दैट वोल्टेज इसको टर्मिनल वोल्टेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। वाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज? बिकॉज देयर आर सम लॉसेस। लॉस के बाद फिर टर्मिनल वोल्टेज जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। जब भी हम मैं अगर बात पहले बैटरी की बात करें तो अगर वो 12 वोल्ट की बैटरी है तो वो 12 वोल्ट नहीं दे रहा होता, लेट सपोज 11 वोल्ट, 10.4 वोल्ट या 11.4 वोल्ट दे रहा होता है। देयर आर सम लॉसेस, देयर आर सम माइनर, नॉट ग्रेटर लॉसेस, देयर आर सम माइनर लॉसेस। और माइनर लॉसेस किस वजह से होता है? रेजिस्टेंस की वजह से। अगर मैं बोलूँ भाई मुझे वी लॉस कैलकुलेट करना है कि कितना वोल्टेज लॉस हुआ, तो ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज जो होता है वो करंट का और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को स्मॉल आर कह रहा हूँ, तो मैं अगर आई आर निकालूंगा, स्मॉल आई आर, तो दिस वोल्टेज इज लॉस वोल्टेज, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो लॉस वोल्टेज का और टर्मिनल वोल्टेज का क्या होगा? सम होगा। ऑब्वियसली बात है भाई, इसमें जो है वो करंट वोल्टेज यहाँ पहुँचा, देयर आर सम लॉस एंड देन टर्मिनल वोल्टेज विल बी डिक्रीज। सो इसका मतलब है कि लॉस वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज को मैं ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो E इज इक्वल टू लॉस वोल्टेज कितना है? आई आर है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? जो यहाँ पहुँच रहा है, मतलब जो इस रेजिस्टेंस पे पहुँच रहा है, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, उसको बोलते हैं VT। तो VT क्या हो जाएगा? IR, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? IR आ जाएगा, सही है। तो यह फॉर्मूला आपका बन रहा है किसका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। अब सवाल पैदा ये होता है कि न्यूमेरिकल्स में हम किसका यूज़ करेंगे? न्यूमेरिकल्स में डिपेंड करता है डेटा किस तरह का है। आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, बाज़ औक़ात ये भी कर सकते हो कि आप वी लॉस को खोल दो बट VT को ना खोलो। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास डेटा रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस हो गया व्हेन बैटरी इज चार्जिंग, व्हेन बैटरी इज चार्जिंग। अब सेकंड केस ये होगा, अच्छा पहला जो था, पहले में बैटरी इटसेल्फ यूज़ हो रही थी टू रन एनी सर्किट या फिर टू रन एनी अप्लायंसेज, टू रन एनी रजिस्टर्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? बैटरी हो रही है चार्ज, मतलब जाहिर सी बात है बैटरी को जब जो चार्ज कर रहा होगा कोई एक्सटर्नल सोर्स बैटरी को चार्ज कर रहा होगा। ये आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी, ये आपके पास वोल्टेज, और यहाँ पे दिस अरेंजमेंट इज बैटरी प्लस माइनस, सही है। अच्छा, इस जो सोर्स का वोल्टेज होगा वो वी सप्लाई होगा, क्योंकि वो वोल्टेज जो सप्लाई कर रहा हो इसको हम वी सप्लाई कहेंगे, और ई इसका वोल्टेज है।
अब करंट जो है ना वो उल्टा आएगा, मतलब अब करंट, पहले तो बैटरी करंट ऐसे जा रहा था ना, अब करंट ऐसे आएगा, मतलब अब बैटरी के अंदर करंट जाएगा। क्यों जाएगा बैटरी के अंदर? क्योंकि इसको बैटरी चार्ज करनी है मुझे। बैटरी क्या हो रही, चार्ज हो रही है। तो बैटरी चार्ज होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट को इस तरह निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब पहली चीज़ ये समझ लीजिएगा कि जब भी बैटरी चार्ज हो रही होती है तो इसका मतलब है जो बैटरी को चार्ज कर रहा है दैट वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर दैन द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ये बात तो अंडरस्टूड सी चीज़ है, इसमें कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता कि भाई जो जिस चीज़ को आप चार्ज कर रहे हो, लेट्स सपोज मैं मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए लेट्स सपोज मोबाइल चार्ज पावर बैंक कर रहा है, तो पावर बैंक का वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए किससे, एज़ कम्पेयर टू दी बैटरी वोल्टेज। अब यहाँ से वोल्टेज निकला वी सप्लाई, यहाँ आया, यहाँ पे दे आर सम लॉस, क्या हुआ, यहाँ पे कुछ लॉस हुआ, यहाँ पे दोबारा से क्या होगा, वोल्टेज लॉस होगा, और फिर यहाँ पे थोड़ा कम वोल्टेज पहुँचेगा। इसका मतलब है कि जो वी सप्लाई होगा वो वी लॉस के और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सम के बराबर होगा। वी सप्लाई, वी लॉस कितना हो जाएगा, आई आर प्लस ई। ये सब दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर अ सर्किट व्हेन बैटरी इज चार्जिंग। अगर तो बैटरी चार्ज हो रही है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर बैटरी यूज़ हो रही है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन के अंदर वो बोलेगा कि व्हेन बैटरी इज चार्जिंग, तो जब बैटरी चार्ज हो रही होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब बैटरी इटसेल्फ किसी को भी किसी में यूज़ हो रही है दैट इज़ हम ये सर्किट यूज़ करेंगे। अब लास्ट आपके पास केस है व्हेन शॉर्ट सर्किट अकर। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे घर में भी इस तरह होता है कि भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, आपके पास कोई बंदा अचानक से लाइट चली आती है घर में, और जब पूछो तो क्या हुआ तो बोलेंगे शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब हो रहा है कि आपके पास सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट क्या हुआ, ब्रेक हो गया। मतलब ऐसा लेट्स सपोज सिंपल एक सर्किट था, सही है, ये एक सर्किट था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस है। सडनली क्या हुआ, सडनली यहाँ से सर्किट क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने की वजह से क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस पे करंट जाना चाहिए था वो गया नहीं। दैट सी बात है, करंट यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पे पहुँच नहीं पाया। इसका मतलब है टर्मिनल वोल्टेज जनरेट ही नहीं हुआ। जब टर्मिनल वोल्टेज जनरेट नहीं होगा तो इस सिनेरियो के अंदर टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब सिनेरियो समझ में आया मुझे कि जब भी किसी भी सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट मौजूद हो जाएगा तो उस सिनेरियो के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर हम, चूँकि आप, अच्छा ये वाला केस जो है ना वो रिजेंबल करता है इस केस से, क्योंकि ये केस डिफरेंट है। इसमें बैटरी चार्ज कर, एक सोर्स चार्ज कर रहा था बैटरी को। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हमेशा तब होता है जब बैटरी यूज़ हो रही होती है। अब लेट सपोज बैटरी यूज़ हो रही है, कंडीशन लगेगा ये वाला, मतलब कौन सा कंडीशन लगेगा, ये लगेगा E इज इक्वल टू वी लॉस प्लस वी टी। इसका मतलब है जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उस सिनेरियो के अंदर आपके पास जो वी टी हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो उस सिनेरियो के अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी वो वी लॉस के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि E बराबर होगा आई आर के। तो दिस इज़ दी कंडीशन व्हेन शॉर्ट सर्किट अकर। सही है, तो ये तीन ही कंडीशंस हैं जिसमें खुलासा मैंने डिस्कशन में निकाल दिया है कि अब कोई से भी क्वेश्चन होगा वो इन तीन ही कंडीशन से हो सकता है, कोई चौथी कंडीशन नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो डिस्कशन मेरा इतना ही था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैंने जो है वो अपने पेज पे इसकी पिक्चर्स भी अपलोड कर दी है ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, नाउ हम न्यूमेरिकल्स तरफ मूव करते हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग न्यूमेरिकल। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा। अ ड्राई सेल डिलीवरिंग 2 एम्पेयर है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 1.41 वोल्ट। एक ड्राई सेल है जो कि 2 एम्पेयर करंट को डिलीवर कर रही है, उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 1.41 वोल्ट है। ठीक है, what is the internal resistance of the cell if its open circuit voltage is 1.59 volts। इसके अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ है ओपन सर्किट। अच्छा, दो तरह के सर्किट होते हैं, ठीक है, एक को हम बोलते हैं ओपन सर्किट और एक को हम कहते हैं क्लोज सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट मतलब होता है स्विच ऑन है, ये स्विच ऑन, सॉरी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ यूज़ हो या ओपन सर्किट यूज़ हो, दोनों एक ही बात होती है। क्लोज सर्किट मतलब होता है स्विच ऑन है। लेट्स जब क्लोज, ओपन का मतलब होता है कि आपके पास सर्किट पूरा नहीं हो रहा, ओपन है, सर्किट ओपन है। जब सर्किट ओपन कब होता है, जब स्विच ऑफ होता है। जब स्विच ऑफ होता है तो आपके पास करंट प्रॉपर फ्लो नहीं करता और जो चीज़ हमें चलानी है वो ऑन नहीं होती। दैट इज़ मीन ओपन सर्किट।
और क्लोज सर्किट क्या होता है? ऐसा सर्किट जो पूरा क्लोज सर्किट हो, मतलब कहीं से भी कोई भी चीज़ ओपन ना हो, दैट सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, उसको हम स्विच ऑन भी कहते हैं। ठीक है, स्विच ऑन सर्किट कह लो या ओपन सर्किट कह लो, एक ही चीज़, क्लोज सर्किट कह लो एक ही बात होती है, स्विच ऑफ ये कह लो या फिर ओपन सर्किट कह लो एक ही बात होती है। अच्छा, जब भी ओपन सर्किट वोल्टेज देगा तो इसका मतलब है वो बात कर रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ई को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर वो बोल रहा है कि ओपन सर्किट वोल्टेज है तो वो बात कर रहा है किसकी? ईएमएफ की। और अगर वो बात कर रहा है क्लोज सर्किट वोल्टेज की तो वो बात कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज की, वीटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर स्विच ऑफ है तो उस बैटरी का जो वोल्टेज होगा वही टोटल वोल्टेज होगा, और वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। और अगर सर्किट ऑन हो जाता है तो आपके पास कोई ना कोई लॉस होता है वोल्टेज के अंदर, लॉस होने के बाद फिर टर्मिनल वोल्टेज बनता है, तो वो वोल्टेज क्या कहलाता है? क्लोज सर्किट वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक ड्राई सेल है वो जो कि 2 एम्पेयर करंट को फ्लो करवा रही है। तो आई जो है वो मुझे गिवन है, दैट इज 2R, 2 एम्पेयर, एंड मुझे टर्मिनल वोल्टेज भी गिवन है, दैट इज़ VT, जो कि कितना है? 1.41 वोल्ट है। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन में सिंपली क्वेश्चन के लिखा हुआ था कि टर्मिनल वोल्टेज इतना है, तो ऑब्वियस ये बात है जो आगे वाला वोल्टेज होगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही होगा, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि MCQs के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ओपन सर्किट होगा तो वोल्टेज कितना होगा और क्रॉस सर्किट होगा तो वोल्टेज कितना होगा। दैट्स वाई आपकी इन्फॉर्मेशन को पूरी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है जो कि आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज गिवन है जो कि कितना है? 1.59 वोल्ट्स है। अच्छा, एक और मैं आपको हिंट दे दूँ कि अगर तो बैटरी यूज़ हो रही है, ठीक है, मतलब बैटरी यूज़ हो रही है, मतलब वो किसी और चीज़ के अंदर एंटर हो रही है, तो उस सिनेरियो के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा VT से ज़्यादा होगी। तो ये भी थोड़ा इजी हो गया कि अगर आपके पास 2 वोल्टेज गिवन है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किस वोल्टेज को मैं EMF लूँ और किस वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज लूँ, तो जो ज़्यादा वाला होगा वो E हो जाएगा और जो छोटा वाला होगा वो VT हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और चार्जिंग में उल्टा होता है, चार्जिंग में V सप्लाई ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम होता है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है इसके अंदर? मुझे निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक ही फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है जो कि क्या होता है? E इज इक्वल टू VT प्लस IR। वैसे तो IR होता है, कैपिटल IR होता है। चूँकि मैंने इसको नहीं खोला IR को, क्यों नहीं खोला? क्यों? मैं टर्मिनल वोल्टेज गिवन है। अगर मुझे रेजिस्टेंस गिवन होता तो इसकी जगह मैं IR लिखता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिखनी पड़ेगी। ये भी फॉर्मूला है, मतलब 3-4 फॉर्मूले एक साथ मैंने ड्राइव किए थे, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना गिवन है? 1.59 वोल्ट है। VT आपके पास है 1.41 प्लस I कितना है? दैट इज़ 2 एंड R। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2R इज इक्वल टू 1.59 माइनस 1.41, तो 2R आ जाएगा आपके पास। मैं ऑलरेडी कैलकुलेट यहाँ पे कर चुका था, मेरे पास जो आ रहा है वो 0.18 आ रहा है ये। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा 0.18 डिवाइड बाई 2, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? जो कि 0.09 ओम आ जाएगी। अच्छा, ये बहुत ही कम, बहुत ही माइनर होगी, ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगी होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो हम सेकंड न्यूमेरिकल से मूव होता है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड अनदर न्यूमेरिकल। अ सेल हैज़ एन EMF ऑफ 1.555 वोल्ट। एक सेल है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? वो 1.54 वोल्ट है। वैन इट इज़ इन सीरीज ऑफ 1 ओम रेजिस्टर, वो बोल रहा है कि इसकी सीरीज़ में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, दैट इज़ 1 ओम। ठीक है, द रीडिंग ऑफ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द सेल टर्मिनल इज़ 1.4 वोल्ट। डिटरमाइन द सेल इंटरनल रेजिस्टेंस। वो कह रहा है कि भाई आपके पास एक बैटरी है, उस बैटरी के सीरीज़ में एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैट्रिक के अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स क्या होता है कि अगर एक बैटरी से डिफरेंट रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कहते हैं। चूँकि इसके अंदर एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें उन्होंने इन सीरीज़ कह तो दिया, लेकिन इन सीरीज़ का कोई एज सच कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। चूँकि एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है, चाहे वो सीरीज़ में लगा हुआ हो चाहे वो पैरेलल में लगा हुआ हो, तो वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। हाँ, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा रेजिस्टर होता है और अगर वो बोलता कि सीरीज़ में लगा हुआ है या पैरेलल में लगा हुआ है, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, बस यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट अगर हम इसको विजुलाइज करें कि एक बैटरी है, उस बैटरी से एक रेजिस्टर कनेक्ट है जो कि 1 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट है, सही है, और उस रेजिस्टर के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा है। जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना वोल्टेज आ रहा है?
वो आ रहा है 1.4 वोल्ट। इसका मतलब ये हो रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज गिवन है, ठीक है। और जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो कैपिटल आर होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो स्मॉल आर होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो मुझे जो क्या चीज़ें गिवन है, मुझे एक तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गिवन है दैट इज 1.54 वोल्ट, 1.54 वोल्ट। मुझे कैपिटल आर गिवन है दैट इज़ 1 ओम, ठीक है। मुझे जो है वो टर्मिनल वोल्टेज भी गिवन है दैट इज़ 1.4 वोल्ट्स। सही, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? आई नीड टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, मुझे स्मॉल आर निकालना है, ठीक है। तो हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें कैपिटल आर आ रहा होगा। तो एक ही फॉर्मूला हम जो फॉर्मूला हमने डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े हुए हैं वो क्या होता है, ई इज इक्वल टू, चूँकि टर्मिनल वोल्टेज गिवन है इसको मैं वी टी कह सकता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा वी टी प्लस आई आर। बट यहाँ पे एक इशू है, मेरे पास सब चीज़ें हैं, मेरे पास ई भी है, वी टी भी है, बट आई नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ वी फाइंड आई। ठीक है, मुझे पता है भाई कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो बराबर होता है आई आर के, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज में कितना गिवन है, टर्मिनल 1.4 गिवन है, आई यहाँ है, आर कितना गिवन है, 1 ओम गिवन है। तो करंट कितना आ जाएगा, 1.4 एम्पेयर आ जाएगा। इस करंट को उठा के हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ई कितना है, ई आपके पास 1.54 इज इक्वल टू वी टी इज गिवन दैट इज़ 1.4 प्लस आई आपके पास है 1.4 इंटू आर। 1.4 को वहाँ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1.4 आर इज इक्वल टू 1.54 माइनस 1.4। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1.4 आर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 0.14, 1.4, ये आ रहा है 1.4। तो हम यहाँ पर आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 0.14 आ रहा है, 0.14 आ रहा है, ये हो जाएगा 0.14 डिवाइडेड बाय 1.4। तो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस जो आ रही है वो बहुत ही कम आ रही है, दैट इज़ 0.1 ओम, ठीक है। तो आपके पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जो इन सीरीज़ गिवन है वो नथिंग विद डू विद इन सीरीज़। वी हैव लास्ट न्यूमेरिकल, मैं रीड आउट कर रहा हूँ। A source of what potential difference is needed to charge a battery of 20 volt EMF and internal resistance of 0.1 ohm at a rate of 70 ampere। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को रीड करके आपको थोड़ी खुशी हो रही होगी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि एक बैटरी है जिसका जो EMF है वो 20 वोल्ट्स है, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम है, जो करंट है वो 70 एम्पेयर है। तो मुझसे पूछ रहा है कि भाई, अच्छा पहली बात, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही चीज़ होती है। मुझे पूछ रहा है कि भाई मैं कौन सोर्स किस पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ करूँ कि वो बैटरी को चार्ज कर दे, ठीक है। तो चार्ज वाला केस है, जो कि गिवन क्या क्या है, मुझे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गिवन है दैट इज़ 20 वोल्ट्स, मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज़ 0.1 ओम, मुझे जो है वो करंट गिवन है दैट इज़ 70 एम्पेयर, ठीक है। और स्टूडेंट्स में निकालना क्या है, मुझे वी सप्लाई निकालना है, वो वोल्टेज जो सप्लाई कर रहा है किसी भी बैटरी के अंदर वोल्टेज को, इन शॉर्ट चार्ज कर रहा है। तो बोलेंगे सिंस बैटरी इज चार्जिंग, since battery is जो कि फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, अकॉर्डिंग टू द डेटा फॉर्मूला लगाएंगे। वी सप्लाई जो होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की सम के और लॉस वोल्टेज के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो वी सप्लाई मुझे निकालनी है, ई आपके पास 20 है और आई आपके पास 70 है और आर आपके पास 0.1 है। तो मैं इसका आंसर कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वी सप्लाई का वो ऑब्वियसली ज़्यादा आ रहा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो बैटरी का अपना वोल्टेज है वो कितना आ रहा है, 27 वोल्ट्स आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एंड ऑफ द स्टोरी इस चैप्टर इस सेट की, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं और इस 3 क्वेश्चन का इन शॉर्ट खुलासा मैंने कर दिया इस पूरे सेट का, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या फिर आप कोई भी क्वेश्चन अगर फील देखोगे तो वो इसी कॉन्सेप्ट से हो रहे होंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने इस चैप्टर का जो चैप्टर 13 है इसका मैं, अगर आप प्लेलिस्ट में ही देखोगे तो एक प्लेलिस्ट है मेरे पास, ई कैट एम कैट फिजिक्स लेक्चर, जो आपके पास ऊपर जो है वो आ भी रही होगी। उसके अंदर चैप्टर में 30 मैंने अपलोड किया हुआ है फॉर ई कैट एम कैट स्टूडेंट्स। तो मैं आपको जो है वो रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो आप देख लें चैप्टर 13 की, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी
तो आपके पास थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने जो अजीज़ दोस्त हैं उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि यार ये एक सदका जारिया है कि अगर आप कोई भी चीज़ आपको आपसे फ़ायदा हासिल कर रहे हो, अगर आप किसी को बताओगे, शेयर करोगे तो उसको भी फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली बात है, आपकी के लिए सदका जारिया है, ठीक है। तो आज तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।